ये मरियम सबसे पहले आती हैं। यस सर, वो सबसे पहले रिकनेक्ट कर लेती हूँ ना, बाकी पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। अभी 3 लोग आए हैं। विनीश भी आ गई। कौन रह गया? इसके घर से आवाज आ रही है। इसके भाई की। जी, तो क्या सारे लोग आ गए? 6 पार्टिसिपेंट पूरे हो गए। 5। क्या आपको आवाज आ रही है? नहीं। यस सर। ये तो अच्छी बात है। कितनी तो बात हो रही थी किसकी? इनसाइट की। इनसाइट का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ देखना, अंदर, जिसको हम कहते हैं जमीन, या उर्दू में कहते हैं ना अपने गिरेबान में झांको, इसे कहते हैं हैव योर इनसाइट। इसका इंग्लिश में तर्जमा ये होता है। जैसे एक स्टूडेंट से मैंने पूछा तो उसने कहा होगा लुक इनसाइड योर क्लोथ। मैंने कहा ये होता है इसका? कहने गिरेबान में देखे तो गिरेबान तो यही होता है ना। क्योंकि एक ने कहा कि नहीं सर, वो गिरेबान जो होता है कॉलर होता है। कहते हैं लुक इनसाइड योर कॉलर। मैंने कहा भाई देखें, इंग्लिश की ट्रांसलेशन ऐसे नहीं चलती है। जिस तरीके से एक लफ्ज है जिसे हम कहते हैं कि इंसान खता का पुतला है। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा बताएं इसका तर्जुमा क्या होगा। कहने लगे इंसान ह्यूमन, खता यानी मिस्टेक, पुतला यानी स्टैचू। कहते हैं ह्यूमन इज द मिस्टेक ऑफ स्टैचू। मैंने कहा भाई ये इसका मतलब ना सर, ये तो मतलब बंदा है और क्या। मैंने कहा कि अंग्रेज से इस तरह नहीं कहते। अंग्रेज कहते हैं मैन इज स्लेव ऑफ सिन। मैन इज स्लेव ऑफ सिन। तो कहते हैं वो स्लेव तो गुलाम होता है। मैंने कहा गुलाम होता हो यानी इंग्लिश ऐसे सीखी नहीं जाती, इसलिए कि वो सीखी जाती है कि वो लैंग्वेज वाले उसको कैसे बोलते हैं। अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। इसलिए कि आपको पता है जैसे कहते हैं ना ये एक किताब है, हम ये कहते हैं ये एक किताब है, कहते हैं या नहीं? जबकि इंग्लिश में कहते हैं दिस इज अ बुक। दिस का मतलब है ये, दिस इज यानी है, अ यानी एक, ऐसे कहते हैं ना या नहीं? यस सर। इस तरीके से कोई ट्रांसलेशन से पढ़ना चाहे तो वो नहीं सीख सकता। तो कहते हैं भाई आपको जमीर जाग रहा है तो उसको कहते हैं इनसाइट। यू हैव योर इनसाइट। इनसाइट का मतलब है अपने अंदर झांके, बाहर से नहीं देखना। लेकिन ऐसी लर्निंग जो बाहर से नहीं होती, अंदर से होती है, इसे हम कहते हैं इनसाइट से लर्न करना। और दरअसल कहते हैं कि ये बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है और ये एग्जामिनर को बहुत पसंद है, इसलिए वो ये देते हैं। वो ये देते ये हैं कि वो चिंपैंजी और बनाना और बॉक्सेस का एक्सपेरिमेंट है। चिंपैंजी, बनाना एंड बॉक्सेस। ऐसा करते हैं कि जो आपके देखें छत पे पंखा लटका हुआ है, तो यस सर। यस सर। अगर इसके ऊपर हम केले लटका दें और एक बंदर को छोड़ दें कि वो इसमें जो है क्या करे, बंदर को छोड़ देते हैं और वो जंप करने की कोशिश करता है, जंप करता है, लेकिन वो ज्यादा ऊंचे होते हैं, नहीं होता। फिर दरअसल रूम में बॉक्सेस रखे होते हैं, बॉक्सेस को अरेंज करता है। अरेंज यानी एक डब्बा, उसके बाद दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, इस तरीके से उसके बाद चढ़ता है और करना है, खा लेता, निकाल लेता है क्या चीज, बनाना लटके हुए। क्या हमने ये उसको पहले से बताया था कि उसको क्या करना है? नो, हमने पहले से उसको बताया नहीं था। तो इसने क्या किया, यानी वो चीजें जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है ना, थिंकिंग यानी वो कुछ सोचता है, जिसको हम कहते हैं आइडियाज लगाता है, वो अपने आइडिया भाई ये कैसे करना चाहिए। इसने एक आइडिया, उसको पहले से नहीं बताया गया था कि वाई दीज बॉक्सेस आर देयर, ये बॉक्सेस को पहले क्यों रखा हुआ है, उसको पहले से नहीं बताया गया। अगर उसे हमने पहले से बताया होता
तो फिर वो इनसाइट से नहीं होता, फिर वो आउटसाइड से लर्निंग हो रहा होता। क्योंकि वो इनसाइट से इसलिए लर्न करता है कि वो खुद सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट को वो चेंज करते हैं और चेंज करने की जगह बॉक्सेस की जगह जो है वो एक स्टिक रख देते हैं, स्टिक। अब उसको जो है चिंपैंजी को बताते नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। फिर वो सोचता है, पहले जंप करता है करता है करता है, वो कहता है ये तो ऊंचा बहुत है, क्या करें। अगर रूम में कोई चीज ही नहीं होती, एक डंडी होती है, उठाता है, उससे उतार लेता है, गिराता है और खा लेता है बनाना। ये कौन सी लर्निंग है? इनसाइड लर्निंग। इनसाइट से लर्न कर। इसमें इनसाइट क्यों कहा गया इसे? क्योंकि इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो गई। राइट, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। देखिए इसके जो है हमारी बुक तो यहाँ पे खत्म हो गई है। वैसे इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं। कहते हैं जो हमारे इधर से कहते हैं पोइट्री होती है ना, पोइट्री वो भी इनसाइट लर्निंग है। पोइट्री जिसे हम कहते हैं शायरी, शायरी की बेसिक चीजें जो होती हैं वो तो सीखी जाती हैं कि ये रदीफ होता है, ये काफिया होता है। आपने सुना होगा उर्दू में ये टर्मिनोलॉजी, रदीफ काफिया क्या होती है, यस सर। क्या होती है, तो ये तो उसको बताई जाती हैं। लेकिन वो जो शायरी कर रहा होता है वो उसको कोई सिखाता नहीं है कि ये शेर कहना है, वो तो अपने खुद से कहता है। अगर दरअसल वो कहते हैं कि वो कहीं से देखकर लिख लेता है तो इसका मतलब वो तो कॉपी कर रहा है। लेकिन अगर उसने कहीं से देखा नहीं है, खुद यूज कर रहा है अपनी इनसाइट को, अपनी थिंकिंग को, तो वो इनसाइट लर्निंग है। इसी तरीके से पोट्री होती है ना, पोट्री जिसे कहते हैं बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तन। तो जो पोट्री है वो भी इनसाइट लर्निंग है। कैसे? नहीं, बेसिक तो उसको सिखाया जाता है कि पॉट ऐसे बनेगा, यूं है, सुराही बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। लेकिन उसमें बाद में जो नई नई डिजाइनिंग वो कर रहा होता है ना, कोई छोटी बना दी, कोई बड़ी बनाई, कोई ऐसी बना दी, कोई स्टेडी कर दी, वो जो नई नई डिजाइनिंग कर रहा होता है ना, वो कोई इसको सिखाता नहीं है। इसको हम कहते हैं इनसाइट लर्निंग। अगर कोई इसको सिखा रहा है ना, उसने कहीं देखा कि अच्छा इसने ऐसे बनाया था, उसने बनाया, तो ये तो फिर कॉपी हुई। दिस इज नॉट इनसाइट। लेकिन जैसे वो आइडियाज खुद यूज करता है कि भाई अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, तो अगर मैं इसको कलर ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो वो नए नए डिजाइन बना रहा होता है। ये काम हमारा टेलर टेलर जो होता है ना वो भी कर रहे होते हैं। टेलर यानी वो जिसे हम दर्जी कहते हैं, उसको बेसिक जो होती है वो तो शर्ट सिखाई जाती है कि भाई शर्ट ऐसे कटती है तो सलवार ऐसे कटती है तो ये ऐसे सिलती है। लेकिन उसके अंदर जो वो नए नए डिजाइन बना रहा होता है ना, अपनी तरफ से सोच के, कहीं बाहर से देख के नहीं कि वो किसी बुक में से उसने देख ली कि ओ अच्छा ये डिजाइन था, उसने कॉपी कर लिया, तो दिस इज नॉट इनसाइड लर्निंग। अगर वो नहीं खुद ब खुद यूटिलाइज कर रहा है कि इसको मैं ऐसे अगर ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये होती है इनसाइड से लर्न करना, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। दे आर लर्निंग फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड, इन का मतलब है अंदर और साइड का मतलब है देखना, अपने अंदर देखकर कोई चीज करना, यानी इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व करना अपनी। क्या ये आपको लर्निंग समझ आ गई? यस सर। ये 6 लर्निंग की टाइप क्या क्या थी? एक में है हैबिचुएशन, इसका मतलब है आदी हो जाना, यानी यूज टू हो जाना। कोई चीज जब रिपीट होती है तो इस चीज का आदी हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं। इस तरीके से इम्प्रिंटिंग जो होती है वो एक फुटप्रिंट होता है, उसको फॉलो करते हैं, यानी आपके ब्रेन में पहले से कोई चीज एडजस्ट होती है, आप उसी के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, यानी उसको फॉलो कर रहे होते हैं। सही या नहीं? इसमें कोई नया स्टूडेंट एंटर हुआ है? कौन सर? कौन? उसने कोई मैसेज भी भेजा है? सर वो मैंने किया था। नहीं, वो तो मैसेज ये है कि क्या सर आप मुझे एंटर कर सकते हैं, मतलब हु यू आर। ओह नहीं सर शायद मुस्फिरा तो नहीं, उनका नेट अभी चला हो तो शायद वो आई हो। नहीं तो लेकिन ये तो नए नंबर से आ रहा है, उनका नंबर से तो नहीं आ रहा। पता नहीं। ये जो भी स्टूडेंट है उसने जो है वो अपना नाम नहीं रखा हुआ, इसका कोई नंबर आ रहा है 35776। पता नहीं किसका है। पता नहीं सर। तो ये अच्छा, बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि जो पहली रिकॉर्डिंग थी ना वो तो हो गई है, जो सेकंड रिकॉर्डिंग है वो नहीं हुई है। उसने पहले ही बता दिया। उसने कहा सेकंड रिकॉर्डिंग आपने कंप्लीट होने से पहले एक नया वो शुरू कर दिया, इसलिए वो बीच में रुक गया, और ये मुझे पता ही नहीं था। चलिए सर, कोई बात नहीं, जो रह गया वो फिर हम उनको बता देंगे। सही। तो यस सर। 40 मिनट का रह गया, पता नहीं, आई डोंट नो। वैसे जब ये कंप्लीट हो जाएगा हो सकता है उसने कहा वो पेंडिंग है, पता नहीं, आई डोंट नो रुक गया है क्या है। अगर वो होगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, तो बात ये हो रही थी किस चीज़ की, कि वो इम्प्रिंटिंग क्या होती है कि पहले से फुटप्रिंट होते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे डकलिंग के बारे में किया जाता है, किसने किया था? कॉर्नेल लोरेंस ने किया था। देखिए जो मोटी मोटी बातें होती है ना, यही याद की जाती हैं, और बाकी जो है वो आप खुद से लिख सकते हैं।
थर्ड कौन सा होता है? थर्ड है कंडीशनिंग। किसने किया था? आइवन पेवलोव ने, एक रशियन साइंटिस्ट ने डॉग पे किया था कि मीट और बेल जो है बजाकर वो मीट प्रेजेंट करते थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो किसने की थी? स्किनर ने। स्किनर बॉक्सेस बनाए थे और उसमें दरअसल कहते हैं कि उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन होता है, इसमें ट्रायल एंड एरर भी होता है, ट्रायल एंड एरर। और इसी तरीके से में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होता है, रिवॉर्ड ही मिलता है या कोई पनिशमेंट मिलती है। आपको पता है हम जो जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट है वो दरअसल यही है ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ, और वो इसलिए कि इसमें भी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का मतलब होता है कि इंसान से कहा जाता है अगर वो बुरे काम करेंगे तो दोज़ख में डाल दिए जाएंगे, तो उनको दोज़ख का खौफ दिलाया जाता है, और अगर अच्छे काम करेंगे तो रिवॉर्ड का कहा जाता है कि देखिए अच्छे काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी। तो इसी खौफ से, ये इंसान की फितरत है कि या वो काम कोई खौफ से करता है या फिर वो किसी लालच में करता है, या वो जन्नत की लालच में करता है या दोज़ख के खौफ से करता है। सही या नहीं? ऐसा है या नहीं? यस सर, ऐसे ही है। और आप जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ये भी ऐसा ही है। अगर आज ये अनाउंस कर दिया जाए और वो अनाउंसमेंट ये होगा कि बायोलॉजी के मार्क्स इस साल एग्जाम में इंक्लूड नहीं होंगे, मुझे बताएं कितने बच्चे थे बायोलॉजी पढ़ेंगे? कोई भी नहीं पढ़ेगा। नहीं सर। पढ़ेंगे बच्चे या नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। ये भी देखिए वही है, क्या है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। क्या आपको पता है कि हाँ ये रिवॉर्ड मिलेगा, यानी मुझे एग्जाम देना है और फिर मेरा एडमिशन होगा, दिस इज योर रिवॉर्ड। और अगर नहीं होगा तो दिस इज योर पनिशमेंट, कि भाई आपका एडमिशन नहीं होगा। इसी तरीके से आप ये कोई काम कर रहे होते हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में सारे काम बेसिस सारे यही हैं। और ये जो तरक्की वरक्की होती है सारे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पर भी बेस करते हैं, इसलिए कि दरअसल या कोई रिवॉर्ड मिलेगा या फिर कोई पनिशमेंट, यानी या कोई काम गलत होगा तो उसकी सजा मिलेगी या कोई बुराई होगा हमारे साथ, और अगर अच्छा होगा तो हमने किया है और खराब होगा किसी और ने किया है। सही है या नहीं? लोग ये कहते हैं ना जब खराब हो जाता है, कहते हैं ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तुमने किया था ना इसलिए ऐसे हुआ है। सही या नहीं? बहुत से लोग तो टीचर्स को भी आके ये कह देते हैं सर मेरा एडमिशन इसलिए नहीं होता, आपने साल के शुरू में बता दिया नहीं होगा। अरे भाई मैंने मतलब कोई फोरकास्ट थोड़ी कर दी थी, या मतलब मैं कोई ऐसा दुजुमी थोड़ी हूँ कि मेरी बातें इतने सही होने लगी। तो एक मदर आके मुझे कहने लगी असल में आपने मेरे बच्चे से शुरू में कहा था तुम्हारा एडमिशन नहीं हो। भाई मैंने देखा था कि भाई तुम जैसे पढ़ वढ़ नहीं रहे हो, तो भाई ये तो अंदाजा ही है कि नहीं होगा। मैंने कहा कि देखिए अगर कोई रेल जाते हुए देख रही हो और वो आपको पता है कि स्लो स्पीड से जा रही है, और ये स्लो स्पीड से जा रही है, और जबकि इसको 10 मिनट में पहुंचना है, तो हमें नजर आ ही जाएगा भाई ये पहुंचेगी नहीं अपने टाइम पे। तो अगर मुझे ये पता है कि ये नहीं पहुंचेगी तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं पहुंचेगी तो इसलिए तो नहीं है पहुंच रही, भाई वो चली स्लो रही है इसलिए नहीं पहुंच रही। सही बात है या नहीं? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? इस तरीके से मदन ने कहा सर ये आपने शुरू में कह दिया था ना आपकी काली जबान है इसलिए मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। अरे मेरी काली जबान, मैंने कहा अगर मेरी जबान मेरे लिए इस्तेमाल हो रही होती तो पता नहीं कहाँ होता अभी। अगर मेरी कहने पे सारा कुछ हो रहा होता। सही या नहीं? मैंने कहा भाई ये तो भाई पेशिंग, हम कोई पेशिंग नहीं करते, स्टूडेंट को देखते हैं कि भाई वो क्या कर रहा है, और उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि भाई वो नहीं पढ़ रहा, और जाहिर बात है जो नहीं पढ़ रहा तो फिर उसका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा। ये तो सबको ही पता चलता है, कोई हर एक को, मतलब ये तो उसके क्लासमेट्स भी अंदाजा कर सकते हैं कि भाई ये जो जैसे ये पढ़ नहीं रहा, कभी टेस्ट नहीं दे रहा, कभी और टेस्ट नहीं सर ये मुश्किल सर मैं बाद में दे दूंगा, ये फिर वो आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो पता चल ही रहेगा ये नहीं होगा। राइट या नहीं? तो जैसे राइट कहते सर। हैं जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है उसमें एक तो ऑपरेशन होता है, प्लस उसमें कोई कंडीशन रखी जाती है, प्लस उसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होता है, प्लस उसमें ट्रायल एंड एरर होता है। और ट्रायल एंड एरर जो होता है ना वो दरअसल नेक्स्ट में यानी लेटेंट लर्निंग में भी होता है। लेटेंट में जो हिडन एबिलिटीज होती हैं उनको सिर्फ पॉलिश किया जाता है। जैसे अगर किसी में एबिलिटी ऑलरेडी मौजूद नहीं होती है तो फिर उसमें कोई हम सिर्फ पॉलिशिंग नहीं कर सकते, यानी उसमें छुपी हुई सलाहियत तो होती है, हम सिर्फ उसको उभारते हैं। जैसे डायमंड के बारे में आपने सुना होगा, इसकी जो खूबसूरती होती है ना, वो आपने डायमंड के बारे में सुना है कि डायमंड की जो कानें होती हैं उसमें डायमंड किस कलर का होता है? काला पत्थर होता है, काला पत्थर। फिर दरअसल कहते हैं उसमें जब उसकी तराश खराश की जाती है तो वो फिर ऐसे शीशे की तरह चमकता हुआ निकलता है। ये बात आपको पता है या नहीं? यस सर। इसी वजह से इंडिया की एक फिल्म है उसका नाम है काला पत्थर, उसमें यही दिखाया गया है व्हाट इज द ब्लैक स्टोन, द ब्लैक स्टोन इज जस्ट डायमंड।
सही है, आपको बताया अगर आपने इसकी डिस्कवरी कभी पढ़ी हो कि ये डायमंड कैसे डिस्कवर हुआ था, तो दरअसल कहते हैं कि अंग्रेज जो होते हैं वो नाइजीरिया गया था, नाइजीरिया जहाँ पे डायमंड की कानें होती हैं। तो उसने देखा एक बकरी जो है वो पहाड़ पर है और जैसे ही वो गर्दन ऐसे हिलाती है तो एक चमक जाती है, यूं से यूं, यूं से यूं। वो देखने लगा ये क्या भाई, ये क्या ब्राइटनेस आ रही है, कहाँ से आ रही है। फिर जब उसने गौर किया तो उसने कहा ओ अच्छा, ये बकरी के गले में कोई चीज बंधी हुई है, इससे ये रोशनी आ रही है, बड़ी चमक रही है। तो वो उस जो है उसके पास गया, फार्मर के पास, और अंग्रेज ने कहा कि भाई ये जो इसके गले में है ना, ये मुझे चाहिए, क्या मुझे मिल जाएगा। मैंने कहा क्यों। कहने लगा अगर तुम ऐसे कहो मैं इसके पैसे दे देता हूँ तुम्हें, लेकिन ये अगर तुम मुझे दे दो। मैंने कहा, ले ये तो हमारे यहाँ पे ये बहुत ही पड़े हुए हैं, ले जाओ भाई, मैं दूसरा ले लूंगा कोई। सही या नहीं। तो वो शख्स था जिसने डिस्कवर किया कि दैट ब्लैक स्टोन असल में वो बाहर से ब्लैक था लेकिन अंदर से वो शीशे की तरह है। फिर उन्होंने टेक्निक सीखी कि भाई इसको कैसे किया जाए, वो अच्छा इसमें ग्लास की तरह निकल आता है। इस तरह से डायमंड डिस्कवर हुआ। हालांकि वो नाइजीरिया के लोगों को पता ही नहीं था कि डायमंड यहाँ पर है। जिस तरीके से आपने शायद सुना होगा कि सऊदी अरब में जो तेल है ना, तेल वो पाकिस्तानियों ने जाकर निकाला था। ने बताया था कि भाई ये देखिए आपके यहाँ ये तेल जो हमारे एक जो जियोलॉजी की टीम थी, उन्होंने वहाँ पे सर्वे किया, उन्हें बताया यहाँ पे तो बहुत पेट्रोल है। उन्होंने कहा अच्छा पेट्रोल है तो निकालो भाई। फिर निकाला और आज वो इतने अमीर हो गए। और जितने पाकिस्तानी हैं उनमें से 40% को उन्होंने वैसे ही निकाल लिया। सही या नहीं। बात हो रही थी किस चीज की, ट्रायल एंड एरर की। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो वर्ड्स हैं जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। यही वो वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं कि भाई वो कौन सा बिहेवियर जिसमें ट्रायल एंड एरर होता है, वो कौन सा बिहेवियर है जिसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होता है, या वो कौन सा है जिसमें कोई ऑपरेशन होता है, या वो कौन सा है जिसमें कंडीशंस होती हैं कोई। और इस तरीके से लेटेंट में जो हिडन एबिलिटीज होती हैं वो यूटिलाइज होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेज बेस होते हैं, और जो एनिमल है जैसे पिजन है या कैट है वो अपने रास्ते को तलाश कर लेती है, तो ये उसकी हिडन एबिलिटीज हैं, कोई याद रखती हैं चीज़ें। और इस तरीके से लास्ट में इनसाइड लर्निंग है, जो इनसाइड से लर्न करता है, अपनी थिंकिंग इन्वॉल्व करते हैं और सारे काम करते हैं। वो बाहर से कोई लर्निंग नहीं करते, दे लर्न ऑल फ्रॉम इनसाइड, मींस फ्रॉम देयर ओन। सही या नहीं। तो इसके बाद हमें एक्सरसाइज करनी कर सकते हैं, इसलिए कि उस एक्सरसाइज के लिए हमको जिम नहीं जाना पड़ेगा। जो बिहेवियर है ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये रिड्यूस कोर्स के मुताबिक। अगर आपने रिड्यूस कोर्स देख लिया हो तो। सर मिला ही नहीं मिला। ओ अच्छा, मैंने आपके इसमें पोस्ट नहीं किया, वो मैंने किसी और ग्रुप में पोस्ट कर दिया। अल्लाह अकबर, गलत हो गया। पेज नंबर 89 है, यस सर। इसमें एक्सरसाइज है। पहले कहाँ से बताएं, लिखे एनसर्कल द मोस्ट करेक्ट चॉइस में पहला है माइलन सी जो है वो फॉर्म करता है कौन इन चारों में से। न्यूरॉन। तो दरअसल कहते हैं माइलन सी बनते हैं न्यूरोग्लिया से, न्यूरोग्लिया Neuroglea. खास तौर पे जिनको शॉर्ट में ग्लियल सेल्स भी कहते हैं। यस सर। सेकेंड है डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन न्यूरोलेमा दिस अकर्स ड्यूरिंग आरएमपी, ये एक्शन पोटेंशियल, ये साइनैप्स, ये नन ऑफ दीस। Action potential. एक्शन पोटेंशियल के दौरान होता है। और थर्ड है इसके अंदर फॉर इम्पल्स टू ट्रांसफर फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक का मतलब होता है साइनेप्सिस से पहले, और पोस्ट का मतलब होता है साइनेप्स के बाद, Calcium. के बाद। कैल्शियम। उसमें सोडियम है या कैल्शियम है जी। Calcium. कैल्शियम का Calcium. रोल है। देखिए न्यूरॉन के अंदर जो होता है वो तो दरअसल सोडियम और पोटेशियम का होता है, लेकिन एक से दूसरे में कैल्शियम। ये वैसे आंसर पहले से लिखा हुआ है क्या आपके पास या नहीं। फोर्थ है इसके अंदर हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये किस चीज के पार्ट हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। Thalamus. लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हैं। Limbic system के. फिफ्थ में लिखा हुआ है कि ब्रेन स्टेम जो है उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिडब्रेन। Brain stem. जी ब्रेन Pons स्टेम। midbrain. Pons midbrain thalamus. अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट। इसलिए कि अगर आप ब्रेन स्टेम को देखें तो ये कौन से पेज के ऊपर दिया हुआ होगा, 72 पे दिया हुआ है। 72 पे आप देखें ब्रेन स्टेम में लिखा हुआ है। इसमें एक तो मिड ब्रेन, दूसरा पॉन्स और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये तीनों चीजें मिलाकर ब्रेन स्टेम बनाती हैं। मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसे कहते हैं एमएमपी या पीएमएम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मिड ब्रेन। अब आप देखें इस ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें कोई है ये या नहीं।
सर नहीं है। नहीं है सर। इसमें जो फर्स्ट वाला है, इसमें जो सॉरी, कौन सा करीब तर है, पोन्स, थैलेमस और मिड ब्रेन। तो ये जो डी वाला ना, डी, अगर डी इसमें वाला। थैलेमस काट के क्या कर दिया जाए तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेड्यूला यस ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला सर। ऑब्लोंगेटा, यस। ये थैलेमस काट दें, इसकी जगह मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कर दें तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, वरना तो कोई भी करेक्ट नहीं है। सही या नहीं? इसमें सिक्स्थ है कि एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन वो कौन प्रोड्यूस करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस आंसर है इसका। पोस्टीरियर पिट्यूटरी Hypothalamus. को स्टोर करता है, हाइपोथैलेमस को फॉर्म करता है। तो आंसर है डी। फिर इसमें 7 है, बोथ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड ये कौन सा हार्मोन बनाते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन। एंड्रोजन बनाते हैं। एंड्रोजन। एंड्रोजन की डिजीज का नाम बता दें। एंड्रोजन की डिजीज। एंड्रोजन। सर वो एडिसन। नो। एंड्रोजन। मैस्कुलिनाइजेशन इन फीमेल। मैस्कुलिनाइजेशन। मैस्कुलिनाइजेशन। वो क्या चीज होती है? सर वो मेल स्ट्रक्चर्स अपीयर होना शुरू आते हैं, develop हो bearded जाते हैं। women। जैसे आपको पता है कि वो एक गुलकार है पाकिस्तानी, उसका नाम है रेशमा। उसकी आवाज होती है वो आदमियों जैसी है। अच्छा पता नहीं सर, हमने नहीं सुनी। उसकी वजह भी यही है। इसमें फिर इसके बाद है 8, द इम्यून सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। इम्यून सिस्टम में कौन सा हार्मोन, किस ग्लैंड का हार्मोन काम करता है? थाइमोसिन। थाइमोसिन। जी, थाइमोसिन। कौन बनाता है थाइमोसिन? थाइमस ग्लैंड बनाता है। नीजर किस चीज की एग्जांपल है? टेक्सास की, रिफ्लेक्सेस की, लर्निंग की या फिर रिफ्लेक्स की? अगर आप देखें इसमें से जो पहली दो हैं वो किसकी टाइप हैं? पहली दो जो हैं वो इननेट बिहेवियर की टाइप हैं, टेक्सास एंड रिफ्लेक्सेस। और दो इसके अलावा और भी होते हैं, एफएपी होती है और दो तीसरी काइनेसिस होती है। काइनेसिस, टेक्सास, रिफ्लेक्सेस और एफएपी। और लर्निंग की 6 टाइप कौन सी हैं? सबसे पहले हैबिचुएशन, फिर एक हवेली हैबिचुएशन के बाद हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, और उसके बाद इनसाइट लर्निंग और लेटेड लर्निंग। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है इसमें लेटेस्ट एडवांस कौन सी है। देखिए नोट्स में मैंने कुछ लिखा हुआ है, अगर आपके पास अभी नोट्स मौजूद हैं तो आप इसमें लर्निंग के में स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं, पेज नंबर 57 है। इसमें जो लर्निंग की सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है, ये हैबिचुएशन सबसे सादा, और सबसे एडवांस जो है वो इनसाइट लर्निंग है। इनसाइट लर्निंग एडवांस कहाँ पर है? ये पेज नंबर है 57, यस सर। क्वेश्चन नंबर 36 के आंसर में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। The simplest and most complex या advanced type of learning। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि which of the following is the simplest form of learning। ठीक है या नहीं? यस सर। कहते हैं इस चैप्टर में एक और टॉपिक है जो एग्जाम में नहीं आएगा, और वो है ब्रेन के डिसऑर्डर। इसके डिसऑर्डर, ब्रेन के डिसऑर्डर। पेज नंबर है 49 पर। पहली डिजीज का नाम है पार्किंसन डिजीज। क्वेश्चन नंबर है 15, पेज है 49। अब कौन बच्चा मुझे बता सकता है कि इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसे ट्रिम्बलिंग मसल्स कहलाते हैं। ट्रिम्बल किसे कहते हैं? ट्रिम्बल झटकों को कहते हैं। इसे उर्दू में राशा कहते हैं। राशा किसी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जब डायसेक्शन कर रहे होते हैं उनके हाथ ऐसे हिल रहे होते हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये दो वजूहात से होता है, या तो वो खौफ की वजह से होता है या फिर बड़ों में एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं राशा या पार्किंसन।
मस्करा पार्किंसन इसलिए था कि एक साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया था। सही है या नहीं? ये दरअसल कहते हैं कि जो हमारे मसल्स होते हैं ये कंट्रोल होते हैं नर्वस सिस्टम से, और नर्वस सिस्टम में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और एग्जाम में आता है कि 6 न्यूरोट्रांसमीटर के नाम बताएं, बच्चे एक का नाम नहीं बता सकते। आते हैं 6 के नाम बताएं, बच्चे एक का नाम भी बता नहीं सकते। एपिनेफ्रीन है और नॉरएपिनेफ्रीन है, डोपामीन है जी, ग्लाइसिन, एड्रेनलिन है जी, एसिटाइल कोलिन है, ग्लाइसिन है। सही है या नहीं? इन सारों में से एग्जाम में ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक अमाइनो एसिड का नाम है। भी देखिए, मैं पता है मेरी डेफिनेशन के मुताबिक सर ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन है, यस। और सर ग्लाइसिन, इसका फॉर्मूला फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर 2 में लिखा हुआ है, चैप्टर 2 में लिखा हुआ है। और ये एप्टीट्यूड टेस्ट में जब बच्चे आते हैं तो बच्चा घूम जाता है। कहते हैं, पहले वो बताते हैं कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका नाम ग्लाइसिन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसिन। बच्चा कहता है ये कहाँ से आ गया भाई, चैप्टर मैंने 3 पढ़ा हुआ है सर, इसमें कहीं नहीं लिखा इसका फॉर्मूला। सर कहीं ये नहीं लिखा हुआ, कहीं और लिखा हुआ है। NH2CH जी, NH2CH2COOH है, NH2CH2COOH ये फॉर्मूला है। आर की जगह वहां पे H आ जाता है इसलिए आप CH2 हो जाता है। सही या नहीं? यस सर। केमिस्ट्री के मुताबिक ये मिथाइल ग्रुप है या इथाइल है? सर ये मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल है, यस। तो बात ये हो रही थी किस चीज की, ऐसे ऐसे सवालात जो होते हैं ना, आपको पता है कि बच्चे सोच नहीं पाते कि कैसे सवालात आते हैं। इसके लिए बच्चों को इन परेशानियों से बचाने के लिए मैंने एमसीक्यू की बुक लिखी है और उसमें ये इस टाइप के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और उन क्वेश्चंस को देखकर बच्चे आप बार मुझे कहते हैं कि सर इसका आंसर तो बुक में नहीं है। आप सेकेंड ईयर की बुक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर की तो पढ़ चुके होंगे। ये एक्सपेक्टेशन है कि आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ ली है तो उसके मुतालिक कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको आने चाहिए। अगर वो फर्स्ट ईयर में होता तो उसके लिए वो नई चीज़ है, वो कहता है भाई सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर की चीज़ को अगर वहाँ दे देना बच्चा ज़रूर कंफ्यूज होता है, ये तो हमने नहीं पढ़े भाई, ये कहाँ से आ गए। तो उसके लिए दैट इज़ न्यू। लेकिन सेकेंड ईयर वालों के लिए कहते हैं दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से असल में ये होता है कि एप्टीट्यूड की तैयारी अच्छी हो जाती है, उन्हें पता होता है कि अच्छा ये फर्स्ट ईयर में, अच्छा यहाँ से ये लिंक है, ये चीज़ है। ठीक है या नहीं? तो मुझसे पढ़ने का बच्चों को एक फायदा ये भी होता है कि उन्हें एप्टीट्यूड टेस्ट में आसानी हो जाती है। सही या नहीं? वरना देखें, जो किताब में रटी रटाई चीजें होती हैं ना, जो किताब में लिखी होती हैं, बहुत सारे टीचर वो सिर्फ किताब को एक्सप्लेन करते हैं, बस किताब में ये लिखा हुआ है खत्म। उनका जो बिहेवियर का बस एक एग्जाम्पल जो बुक में लिखी है बस वही, उससे आगे नहीं। इस तरीके से जो भी बिहेवियर की एग्जाम्पल है ना, वो बस एक कहते हैं बस किताब में ये लिखी है बस खत्म। लेकिन बहुत वक्त ऐसा होता है कि उस टॉपिक को समझने के लिए अगर उससे रिलेटेड कोई चीज बताई जाए तो फिर पता चलता है कि वो अच्छा असल में ये बात कही क्या जा रही है। ऐसा है या नहीं? तो हमें किताब से हटकर भी जाना पड़ता है बताने के लिए। एग्जाम के लिए बच्चे से कहते हैं बस ये एग्जाम्पल याद कर लो जो बुक में लिखी है, ये तो तुम्हें समझने के लिए बताया था इसको एडिशनल। जैसे टेलर की जो एग्जाम्पल है ना वो बुक में नहीं लिखी हुई। टेलरिंग है या पोट्री है या पोइट्री है, ये कौन सी बिहेवियर की एग्जाम्पल है? इनसाइड, इनसाइड की है। सही है नहीं? लेकिन ये यहाँ तो नहीं, लेकिन वहां जरूर पूछ ली जाती हैं जब एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। हो गया ये कौन सी चीज आ गई। तो उन्होंने रिटर्न जवाब दिया है इनसाइट। गुड, चलें अच्छी बात है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर आ आवाज रही? बहुत कट रही है। यस सर।
अब तो वैसे भी उन्होंने कह दिया कि 10 मिनट के बाद हम आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे। सही। सर वैसे भी 10 मिनट रह गए 10 मिनट रह गए। तो 10 मिनट रह गए हैं। तो क्या आपको ये समझ आया कि मैं आपको बता देता हूँ ना कि अब क्या हम पढ़ रहे थे, डिसऑर्डर। ये पार्किंसनिज्म में क्या होता है? तो दरअसल ऐसा है कि हमारे जो मसल्स हैं उसे कंट्रोल करता है कौन? डोपामीन। तो दरअसल कहते हैं कि ब्रेन के सेल डैमेज हो जाते हैं और ब्रेन के वो सेल जो डोपामीन बनाते हैं वो तबाह हो जाते हैं। जब ये तबाह हो जाते हैं तो ये डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं पार्किंसन डिजीज। इसमें क्या होता है? दरअसल ब्रेन के सेल तबाह होते हैं तो डोपामीन नहीं बनता, डोपामीन नहीं बनता तो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते ही रहते हैं, उनमें जो रिलैक्सेशन का पीरियड है वो नहीं आता और वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इस वजह से जिस्म जो होता है वो हिलता रहता है। पहले हाथ हिलते हैं, फिर पाँव हिलते हैं, दोनों पाँव भी हिलते हैं। शुरू में तो ये इंटेलेक्ट को इफेक्ट नहीं करता लेकिन फाइनली ये करने लगता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है एक ल्यूडोपा दवाई है, ल्यूडोपा। असल में ल्यूडोपा वो दवाई है जो हमारी बॉडी में जाके डोपामीन में तब्दील हो जाती है। ये ल्यूडोपा बुक में लिखा, नोट्स में लिखा हुआ है, बुक में भी वैसे लिखा हुआ है। कोई बता सकता है कि पेज नंबर 49 में जो पार्किंसन डिसऑर्डर है उसमें लास्ट पॉइंट में लिखे ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट यस में सर लिखा हुआ है ल्यूडोपा। यस सर ये दरअसल बॉडी में जाकर डोपामीन बन जाती है। डोपामीन जो होती है वो असल में मसल की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती है। जब ये डोपामीन बन जाती है, जो नहीं बन रही होती, बन क्यों नहीं रही होती? इसलिए कि सेल डैमेज होते हैं। सही है या नहीं? शायद आपको मैंने ये पहले ही बताया कि जो हम ट्यूबलाइट में बैठे होते हैं कि ये एक ट्यूबलाइट 1 घंटे में एक ब्रेन का सेल तबाह कर देती है। लेकिन जो हमारे ब्रेन के सेल जो हैं वो तो 100 बिलियन होते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। थोड़े बहुत तबाह हो जाएं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, या नजर नहीं आता, या पता नहीं चल रहा होता। लेकिन अगर ये कुछ लोगों में ये ज्यादा तेजी से होते हैं, जब वो ज्यादा तेजी से हो जाते हैं तबाह, तो फिर वो ये बीमारी हो जाती है। सही है नहीं? यहाँ पे इसके कॉजेज लिखे हुए हैं कि कॉजेज क्या होता है, कॉज लिखा हुआ है या नहीं? डीजेनरेशन, डीजेनरेशन में ब्रेक हो जाना, खत्म हो जाना, डैमेज हो जाना, तबाह हो जाना। क्या चीज तबाह हो जाते हैं? बेसल गैंग्लिया, जो बेस में ब्रेन के गैंग्लिया हैं, जो सबसे नीचे वाले गैंग्लिया वो तबाह हो जाते हैं और यही वो हैं जो डोपामीन बनाते हैं। और नहीं होता तो फिर क्या होता है? मसल कंट्रोल में नहीं रहते। वैसे कुछ लोगों के हाथ होते हैं, आपने सुना होगा, काबू में नहीं रहते, चलते ज्यादा रहते हैं। इन द बिगिनिंग क्या लिखा हुआ है कि शुरू में क्या होता है? ट्रिमर होता है, या एक पाँव में, या एक पाँव में, या एक लेग में। और ये शुरू में रेस्ट पे होते हैं, यानी जब रुके होते हैं तब होते हैं, बाद में वैसे भी होने लगते हैं। लेटर में लिखा हुआ है, लेटर फिर क्या होता है? स्टिफनिंग जो होती है, ये स्टिफनिंग में भी तब्दील हो जाती है, यानी मसल सख्त हो जाते हैं। और शुरू में लिखा है कि इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का मतलब है जहानत या ब्रेन इफेक्ट, या यादाश्त ब्रेन इफेक्ट नहीं करती, बाद में करने लगती है। सेकेंड जो है उसका नाम है अल्जाइमर डिजीज। कौन सा अल्जाइमर? अल्जाइमर, जिसको कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी या याददाश्त खो जाना कहते हैं। फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा था एज के मुतालिक कि उसमें याददाश्त चली जाती है, और उसको नाम है डिमेंशिया। तो डिमेंशिया इंग्लिश का लफ्ज है, अल्जाइमर, अल्जाइमर बायोलॉजिकल नेम है। इसलिए कि साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया था। इसमें क्या होते हैं? इसमें भी दरअसल कहते हैं कि डैमेज हो जाते हैं। कौन? अल्जाइमर में भी डिमेंशिया या मेमोरी लॉस होता है। इसमें कॉज में लिखा हुआ है कि प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ब्रेन के सेल्स का। कौन सा? जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सेल हैं और हिप्पोकैम्पस के हैं। आपको पता है हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करना, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए और लॉन्ग टर्म। ये वो दो एरिया हैं जो लॉन्ग टर्म। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में लिखा है कि ये है, और हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लिखा हुआ है या नहीं नोट्स में आगे? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं याददाश्त जाने के? जैसे लिखा है कि सबसे पहले क्या होता है? द पेशेंट इज फॉरगेटफुलनेस, कि उसे वो फील करता है कि वो चीजें भूल रहा है। फिर सेकंड में क्या होता है? सीवियर कंडीशन में मेमोरी लॉस हो जाता है, यानी उसे चीजें याद ही नहीं रहती। और इसमें पहले पॉइंट में लिखा हुआ है द पेशेंट बिकम डिसओरिएंटेड टाइम एंड स्पेस, उसको वक्त का ही नहीं पता चलता कि अभी क्या वक्त हुआ है क्या नहीं हुआ, भाई मैं यहाँ पे कैसे आ गया हूँ। ओरिएंटेशन का पता नहीं चलता, यानी मैं यहाँ पे कैसे आ गया हूँ, कहाँ हो गया हूँ। इस तरीके से लॉस ऑफ वे, अपने वो रास्ते भी भूल जाता है। वो जो सिमिलर स्ट्रीट, फेमिलियर स्ट्रीट्स होती हैं जहाँ से वो गुजरता रहता है, वो भी भूल जाता है।
और इस तरीके से एंजाइटी फील करता है। वो एंजाइटी यानी घबराहट होती है, इसको टेंशन होता है, और सडन चेंज इन द मूड, एकदम से उसका मूड चेंज हो जाता है, एकदम से मूड खराब हो जाता है। और यहाँ पे लिखे थे पेशेंट बिकम सीवियरली डिसोरिएंटेड, यानी उसको ये भी नहीं पता होता, वो साइकोसिस कंडीशन में चला जाता है, जिसमें हेलुसिनेशन और पैरानॉइड डिल्यूजन होता है। ये हेलुसिनेशन क्या चीज होती है, आगे लिखे व्हाट इज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हियरिंग वॉइसेस एंड सीइंग फेसेस व्हेन नो वन इज देयर। इसका क्या मतलब हुआ, आवाज आ रही है? जो चीज होती नहीं है वो दिखाई देती है। उसको सर, वहम कहते वहम। हैं, वहम। पैरानॉइड डिल्यूजन क्या होता है कि फॉल्स इरेशनल कॉन्ट्ररी टू द रीजन, एक फिक्स बिलीफ होता है जिसके हमें सबूत भी मिल जाते हैं, फिर भी इंसान उसे क्या नहीं करता, मानता ही नहीं है। जिस तरीके से अगर उसे कहें कि भाई फलाना शख्स मुझे मार सकता है, वो कहे नहीं भाई ये तो तुम्हारा दोस्त है, ये तो मैं नहीं मारेगा, कि नहीं मुझे मार देगा, नहीं मारेगा भाई, नहीं। तो इसे कहते हैं पैरानॉइड डिल्यूजन। ये सारी कंडीशन होती है अल्जाइमर में। लास्ट है एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी भी कहते हैं। मिर्गी सुना आपने? कुछ लोगों को दौरे वोरे पड़ते हैं। एबनॉर्मल मसल सीजर है। सीजर किसे कहते हैं? सीजर दौरे को कहते हैं, दौरे। जैसे कहते हैं वजीर आजम ने दौरा किया, वो वाला दौरा नहीं जो जिसमें में दौरे पड़ते हैं ना इंसान को, दिमागी तौर पे दौरे, वो है सीजर। यस सर। यहाँ पे ये कंडीशन है सेरेब्रल डिसओरिएंटेशन होती है। कन्वल्शन का मतलब भी दौरे होते हैं। कन्वल्शन असल में मरोड़ को कहते हैं, कि एकदम दिमाग जो होता है बलखा जाता है और उल्टी सीधी चीजें करने लगता है। कहते हैं इसका इफेक्ट ये होता है कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन में, जो इम्पल्सेस होते हैं ना, जो सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस हो जाता है किसी वजह से, जिसकी वजह से ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सीजर जो होते हैं कुछ स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब है एकदम खुद ब खुद हो जाते हैं। कुछ में जनरलाइज होते हैं। जनरलाइज में वो बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस होता है, गिर जाता है और सीजर्स होने लगते हैं और जिस्म हिलता है। कभी आपने किसी मिर्गी वाले शख्स को देखा है, स्टिफनेस आ जाती है इसकी बॉडी में। कुछ में पार्सल भी होता है। पार्सल का मतलब थोड़ी सी वक्त के लिए होता है, फिर वो सही हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो एंटी कन्वल्सन ड्रग है।